एक लपड़ अगर मारेंगे तो मुंह लाल हो जाएगा। लड़की लोग को अगर एक लपड़ मार दीजिएगा तो उसका मुंह लाल हो जाएगा। उन लोग जो क्रीम वगैरह लगाती है ना मुंह में, फेस में, ये थोपड़ा में लाल लाल करती है, वो लाल करने की जरूरत नहीं है, एक लपड़ मारेंगे मुंह लाल हो जाएगा। तो मुंह जो लाल हुआ और ये जो बल हम लगाएं, बाहर वाला बल, बाहर से जो बल लगा रहे हैं, उसका जो थोपड़ा हम चेंज कर रहे हैं, उसका रूप हम चेंज कर रहे हैं, और उसका जब रूप चेंज कर रहे हैं तो इस बल का नाम है विरूपक बल। समझ आया? उसका रूप को अगर हम चेंज कर दिए तो नाम क्या हो गया? विरूपक बल। लाल हो गया। फिर लाल वाला जो क्रीम होता है ना, वो जो क्रीम लगाती है लाल लाल कर लेती है चेहरा को लगा करके, फिर लाल लाल करने की जरूरत नहीं है, ये थोपड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एक लपड़ मारेंगे ना तो चेंज हो जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो एक थप्पड़ मारे हैं, जो बाहर से बल लगा है, उसका नाम है विरूपक बल। और मारे ना जोर से एकदम घींच के, तो उसका मुड़ी ऐसे हो गया, एकदम ऐसे। यहां जोर से मारिएगा तो ये लाल हो जाएगा, ये थोपड़वा लाल हो जाएगा और मुड़िया ऐसे हो जाएगा। और फिर थोड़ा देर में एकदम अंदर से बल लगाएगी, आहा, ऐसे ऐसे, अब सीधा हो जाएगा ऐसे। तो जो बाहरे से बल लगा वो विरूपक, और अंदर से जो ऐसे सीधा कर रही है ना, अंदर से जो ऐसे सीधा कर रही है, वो हो गया आपका प्रत्यानयन बल। वो हो गया आपका प्रत्यानयन बल। कौन बल हो गया? प्रत्यानयन बल। समझ आया? तो आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रत्यास्था, यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? इलास्टिसिटी। अब इसमें आप समझ गए विरूपक बल, प्रत्यानयन बल, ठीक है, यानी उसको प्रतिबल भी कहेंगे। तो ये जो बाहर से लगा और ये जो अंदर से लगा, ये दो बल बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज क्लियर करेंगे आज, जो आपको क्लियर नहीं हुआ है, जो आपको दिक्कत करता है, वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात बताइए, सीधा तो कर ली, ठीक है, सीधा तो कर ली, और अगर पहीच के मार दिया ना, एकदम घींच के ऐसे, तो कभी कभी मुड़ी ऐसे रह जाएगा, ये ऐसे ऐसे मुड़ी हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जब मुड़ी ऐसे हो जाएगा तो कभी सीधा होवे नहीं करेगा। तो वहां पर प्रत्यास्था का गुण हो गया खत्म। जब हुमच के मार दिए, जो विरूपक बल का जो सीमा था उसको जब पार कर दिए, विरूपक बल जो था, थोपड़ा जो हाथ से जो मार रहे थे, वो ज्यादा लग गया। क्या लग गया? ज्यादा। तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो गया। समझ रहे हैं मेरे प्यारे? प्रत्यास्था का गुण क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यानी ऐसे मुड़ी था तो पहले वाला स्थिति में नहीं आ सकता है। ऐसे हो गया तो ऐसे ही रहेगा, तिरछा हो गया, अब ये सीधा नहीं आएगा। अब ऐसे रह गया तो ऐसे ही सीधा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो प्रत्यास्था का गुण समझिए कि जब विरूपक बल लगेगा, यानी विरूपक बल की सीमा, विरूपक बल की एक सीमा होनी चाहिए जिससे प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहे। उस पदार्थ के अंदर प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहे, उसे हम कहते हैं, ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा। उसे हम कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था की सीमा तो समझिए। प्रत्यास्था क्या है? तो प्रत्यास्था, आप बाहर से बल लगा रहे हैं, उसको खींचिए, खींचिए या दबाइएगा तो वो अपने ही रूप में आना चाहेगा और अपना रूप में आ जाएगा। तो वैसे पदार्थ, वैसे वस्तु जिसको बाहर से बल लगा रहे हैं या खींच रहे हैं, वो अपना ही स्थिति में आ जाता है। तो वैसे पदार्थ है ना, प्रत्यास्थ पदार्थ, प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे, यानी उसमें प्रत्यास्था का गुण मौजूद है। तो प्रत्यास्था समझ में आ गया? बाहर से बल लगाइए, उसको दबाइए या खींचिए, वो अपना ही रूप में आ जाएगा। तो वैसे वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। आप किसी को एक लपड़ मार दिए, मुड़ी तिरछा हो गया, तो वो फिर से सीधा कर लिया, तो वो प्रत्यास्था का गुण मौजूद है। लेकिन मारने से उसका मुड़ी क्या है? तिरछा ही रह गया, और एकदम लाल लाल हो गया, ठीक है, एकदम तिरछा ही रह गया, तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो गया। तो प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो गया। प्रत्यास्था की सीमा समझ गए कि विरूपक बल की एक सीमा होनी चाहिए, जो बाहर से बल लगा रहे हैं, विरूपक बल की सीमा होनी चाहिए जिससे प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहे उस वस्तु के अंदर, उस पदार्थ के अंदर, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रत्यास्था की सीमा। अब याद रखिएगा,
किसी भी पदार्थ में जो बाहर से बल लग रहा है बाहरवा से, और जो अंदर से लग रहा है, वो अंदर वाला सुधारे के काम करता है, पहले वाला ही स्थिति में लाने की कोशिश करता है। कौन? प्रतिबल। यानी जो विरूपक बल का उल्टा लगेगा प्रतिबल। विरूपक बल बिगाड़ेगा, विरूपक बल रूप को बिगाड़ेगा, थोपड़ा लाल कर देगा। विरूपक बल, ठीक है, रूप को बदलेगा। तो प्रतिबल पहले ही जैसा रूप में आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर विरूपक बल एकदम ज्यादा लग गया तो प्रतिबल खत्म, फिर वो नया स्थिति में रह जाएगा, विकृत हो जाएगा। ठीक है, अभी हम विकृत भी समझाएंगे, ठीक है, विकृति भी समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अब समझते हैं थोड़ा फिगर से बबुआ। समझ में आ रहा है बबुआ? एक एक चीज आपको समझा देंगे। आइए, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, रबड़, रबड़ आप इसको घींच के कर दिए इतना लंबा, ये मान लेते हैं 10 मीटर है, और घींच के आप कर दिए इसको कितना? 15 मीटर। तो 10 पहले था, 15 अब ये घींच दिए इसको। देखो यार, जब घींच दिए तो फिर से ही अपना स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, घींच दिए तो अपना ही स्थिति में आ जाएगा। कहे के मतलब कि एकरा अगर आप ज्यादा घींच दीजिएगा तो टूट जाएगा, प्रत्यास्था का गुणे समाप्त हो जाएगा, प्रत्यास्था के सीमा को आप पार कर दिए। ठीक है, तो उतना ही घींचिए, यानी प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ठीक है, उसको घींचना है ताकि प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहे। अब देखिए, अब जैसे कि आप बल लगा रहे हैं, देखिए मान लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, तो यार आप इधर से बल लगा रहे हो, इधर से बल लगा रहे हो, ये बाहर वाला कौन बल हो गया मेरे भाई? जल्दी बोलो। विरूपक बल। विरूपक। अंदर में जो बल लगा वो प्रत्यनयन बल, अंदर में जो लग गया वो प्रत्यनयन बल। भाई ई सोच रहा है कि इसको हम फैला दें, अब ये सोच रहा है कि ना हम नहीं फैलेंगे, लेकिन फैल अगर जाता है तो फिर से पहले वाला स्थिति में लाने वाला कौन है? प्रत्यनयन बल। प्रत्यनयन बल जो है, मान लेते हैं कि इस एरिया पर लग रहा है तो इस एरिया पूरा पर क्षेत्रफल पर लग रहा है, लेकिन अब प्रतिबल यहीं से आपको हम समझा दें कि प्रत्यनयन बल एक पूरे एरिया पर लग रहा है। मान लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, 10 वर्ग मीटर पर लग रहा है, तो हमको 1 वर्ग मीटर पर जो प्रत्यनयन बल लगता है, यानी अंदर का लगता है मेरे भाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जो अंदर की ओर लग रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर पर, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल, सुनिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यनयन बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबल। यानी प्रतिबल और प्रत्यनयन बल एक ही चीज है, ये पूरा एरिया पर लग रहा है, एक इकाई एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज को? तो ये प्रतिबल, तो प्रतिबल कहां लगेगा? अंदर की ओर। प्रतिबल अंदर की ओर इसको फिर से वही सिचुएशन में लाने की कोशिश करेगा, वही स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, ये प्रतिबल है। देखो यार, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर फिगर बना रहे हैं, ये आप कोई दबा रहा है इसको, कोई गेंद है, ऐसे इसको दबाइए, फिर से वो अपना स्थिति में आ जाएगा। तो जब ये बाहर से लग रहा है विरूपक, बाहर से विरूपक, अंदर की ओर फिर विपरीत लगेगा। हमेशा प्रतिबल और जो बाहर से विरूपक बल लग रहा है, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, ठीक है, देखिए, और जो अंदर से लग रहा है वो क्या होगा? उल्टा होगा। दोनों का क्या होगा? डायरेक्शन उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब आपको हम समझाते हैं, ठीक है, विकृति। अब आपको हम समझाते हैं विकृति। आप प्रत्यनयन बल, यानी आप प्रतिबल, प्रत्यनयन बल, प्रतिबल, प्रत्यनयन बल यानी प्रतिबल, और बाहर का बल विरूपक बल समझ गए, प्रत्यास्था की सीमा भी समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए आपको हम समझाते हैं विकृति। एकदम आसान है यार विकृति, ठीक है, बहुत आसान है। आप 10 मीटर था 15 मीटर कर दिए, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, 5 बढ़ा, 5 बढ़ा ना, तो केकरा से बढ़ा? पहले वाला प्रारंभिक कितना था? 10, तो 5/10 यानी आधा, 1/2 क्या हो गया? ये विकृति हो गया। विकृति को कह सकते हैं भाषा के रूप में, ये मैथमेटिकल रूप से आपको समझा दिए कैसे निकलेगा,
हालांकि तो आपको मैथ भी पढ़ाते हैं, ठीक है, आप मेरा वीडियो देखे ही होंगे। तो ये मैथ के दृष्टिकोण से देखे तो पहले 10-15 भाई डिवाइड दे दो, 5 बढ़ा, किससे बढ़ा? पहले वाला से, तो 1/2। यानी कि यार विकृति कह सकते हो कि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन और जो प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई को हम विकृति कहेंगे। फिर से सुनिए, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन 10 था तो 15, लंबाई में परिवर्तन कितना? परिवर्तन घटा के जानेंगे, 15 में से 10 गया 5। प्रारंभिक कितना था? 10, तो 5/10 ये हो गया विकृति। समझ गए होंगे विकृति, कोई दिक्कत? एक बात और समझिए, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता मेरे भाई, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, विकृति का कोई मात्रक नहीं। काहे? क्यों? समझिए, एक बात बताओ यार, ये 5 मीटर होगा, ठीक है, देखिए ये 5 मीटर होगा और ये नीचे भी 10 मीटर, तो मीटर मीटर कटिए ना जाएगा मीटर मीटर कटिए ना जाएगा, तो मात्रक रहबे नहीं किया। तो ये मात्रक इसके पास नहीं होता। जब मात्रक नहीं होता है तो विमा भी नहीं होता है, ठीक है, विमा भी नहीं होता है। तो मात्रक किसका नहीं होता है? किसका? विकृति का। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विकृति आप समझ गए। अब देखो यार, विकृति भी 3 तरह का, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, ठीक है। अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति, समझ में आ रहा है? अब देखिए, सिंपल आसान है। अनुदैर्ध्य विकृति किसको कहेंगे? जिसमें लंबाई बढ़ेगा। एक बात बताओ यार, किसी पर भी आप बल लगा रहे हो तो उस वस्तु पर क्या होगा? उसके लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, या उसके आकृति में परिवर्तन हो सकता है। 3 चीज याद रखिएगा, लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, या फिर आकृति में परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट, लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, ये हो गया विकृति। विकृति के 3 पार्ट, विकृति के 3 पार्ट, आगे प्रतिबल के भी 3 पार्ट समझाएंगे अभी। तो लंबाई जब बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। कितना आसान है। आयतन जब बढ़ेगा तो आयतन आयतन मिल ही रहा, आयतन विकृति, ठीक है। अपरूपण विकृति, इसमें ना लंबाई बढ़ेगा मेरे प्यारे, ना लंबाई बढ़ेगा, ना आयतन बढ़ेगा, सिर्फ आकृति बढ़ेगा। अब एग्जांपल से समझाएंगे, समझ में आएगा फिगर से। तो अब अनुदैर्ध्य विकृति वाला समझ में आ गया होगा, लंबाई बढ़ गया, ठीक है, लंबाई बढ़ गया, ठीक है। अब आयतन वाला समझिए, जैसे कि ये है, दिख रहा है, इसको दबाइए या खींचिए तो इसके आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक है। आयतन में क्या होगा? परिवर्तन। तो इसको कहेंगे आयतन विकृति। ये दोनों समझना आसान है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विकृति को, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा मतलब होता है एकदम कम मात्रा के लिए डेल्टा यूज किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कि पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हल्का वृद्धि होता है लंबाई में, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा एल बटा एल। परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, इसी को तो विकृति बोलते हैं। तो यहां ये लंबाई वाला बढ़ेगा तो अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई वाला बढ़ेगा अनुदैर्ध्य विकृति, बोलिए, लंबाई वाला बढ़ेगा अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन वाला बढ़ेगा तो आयतन विकृति। आयतन में प्रारंभिक आयतन, वॉल्यूम, भी से वॉल्यूम, पहले वाला, तो इसी को क्या बोलेंगे? आयतन विकृति। यानी आयतन विकृति बराबर डेल्टा भी डेल्टा भी बटा भी। क्लियर है? और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हुआ? डेल्टा एल बटा एल, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। यहां पर वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन। यहां पर समझो मेरे भाई, मैंने इसमें क्या कहा कि ना आयतन बढ़ेगा ना लंबाई बढ़ेगा, ठीक है। देखिए समझिएगा इसको थोड़ा, देखिए मान लेते हैं कि ऐसा कुछ फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना मेरे भाई, दिक्कत होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कुछ, ठीक है, यहां मान लेते हैं एकदम फेविक्यूब से सटल है, एकदम आप यहां पर बल ऊपरी हिस्सा में इसका बल लगा रहे हैं, एकदम सटा हुआ है कि आप इसको टेलिएगा तो नहीं टेलाएगा, ठीक है, एकदम सटा हुआ जकड़ले है।
कहने का मतलब ऊपरी भाग में आप बल लगा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा यहां पे आ जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, ये एंगल में परिवर्तन होगा थीटा में, ठीक है। थीटा इसका बदल जाएगा, पहले 90 था, अब कुछ और 90 से कम हो जाएगा। मैथ का चीज है, समझ सकते हैं यार। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये थीटा यहां पर देखिए, अब यहां पर इस थीटा के सामने तो पी होता है, मैथ का चीज है, और ये बी आपका हो गया, ठीक है, ये एच हो गया। खैर यहां पर अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये वाला मान लेते हैं, यहां से यहां पर बदला ना, ये वाला तो जो का त्यों है, ये वाला सेम है, तो ये वाला बदला है, ये वाला बदला है, ठीक है, ये वाला बदला है, और ये वाला आपका ये है। तो आप इसकी लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, आप इसका लंबाई हम मान लेते हैं कि ए बी, और इधर tan थीटा ये मान लेते हैं आपका ए बी है, यहां पे ओ मान लेते हैं, तो ए बी बटा एओ, ए बी बटा एओ, tan थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा परिवर्तन है, तो एक बात बताइए, अगर साइन जीरो और का मान कितना होता है, जीरो, तो अगर थीटा का वैल्यू कम है, थीटा का वैल्यू एकदम कम है, मतलब जीरो है, तो वो जीरो ही हो जाता है। तो tan थीटा, यहाँ थीटा भी एकदम कम है, तो यहां पर जो ये मान आ रहा है उसका मान भी क्या हो जाएगा, थीटा है तो थीटा हो जाएगा, यानी यहां पर थीटा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, थीटा, यानी अपरूपण विकृति क्या होगा, थीटा होगा, अपरूपण विकृति क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज था, कहने का मतलब है कि यहां पर अब एक चीज और समझिए कि इस परिवर्तन में क्या हुआ है। देखिए इसका ये वाला आकृति है, अगर आयतन बोले तो इतना, और ये दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन इसका आकार देखिए, पहले ऐसे था आकृति, अब ऐसे हो गया, झुक गया, समझ में आ रहा है। तो इसमें आयतन नहीं, लंबाई भी सेम है, यहां से यहां तक अगर देखिए लंबा है तो ये वाला लंबा, ये वाला लंबाई सेम है, ये वाला इधर भी, ये वाला भी सेम है, तो ना लंबाई बदला है ना आयतन बदला है, सिर्फ आकृति आकार बदल गया है उसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप अपरूपण विकृति थीटा हो जाता है, ठीक है। अब समझिए, ठीक है, ये आप आयतन विकृति समझ गए, डेल्टा भी बटा भी, अपरूपण विकृति थीटा होगा, ठीक है, और अनुदैर्ध्य विकृति आपका डेल्टा एल बटा एल हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ है नहीं, ठीक है, आप आराम से पहले वाला जो है लंबाई और अब वाला लंबाई में कितना बड़ा है घटा दीजिए, ठीक है। अब आयतन की भी बात करें, मान लेते हैं कि आयतन 10 था, अब ये 12 मीटर क्यूब हो गया घन मीटर, तो कितना 2, तो 2 बटा कितना 10, 1 बटा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब ये विकृति समझ गए, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। अब आपको हम समझाते हैं प्रतिबल। क्या समझाते हैं, प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल देखिए, देखिए प्रतिबल का सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक, प्रतिबल का बात करेंगे सबसे पहले मात्रक, ठीक है। देखिए तो प्रतिबल मैंने बोला कि जो बल लगता है, यानी प्रत्यानयन बल और एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एरिया पर, तो ये बल का मात्रक न्यूटन, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रतिबल का हो गया। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब आप इसका अगर विमा बोले तो बल का होता है ml t-2, ml t-2, और नीचे में l स्क्वायर, क्षेत्रफल का l स्क्वायर। आप l से l काटेंगे तो यानी l से l कट जाएगा, मैथ का चीज आप जानते ही हैं थोड़ा, ठीक है। l से l कट जाएगा तो एगो l बचेगा, ऊपरे लाइएगा तो माइनस में लाइएगा, ऊपर t-2, यानी ये प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल का ये बीमा हो गया, प्रतिबल का बीमा हो गया, ठीक है। ml -1 t-2, t-2 है यहाँ पे, t-2, समझ में आ रहा है, ये प्रतिबल। आप प्रतिबल का मात्रक समझ गए, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ml -1 t-2, लेकिन विकृति का नहीं होता, विकृति आपको समझा दी प्रतिबल। अब देखो यार, विकृति 3 तरह के हो रहा था, लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, और एक अपरूपण विकृति, ठीक है। इसको आपको हम समझाएं भी, ठीक है। अपरूपण विकृति में ना लंबाई, ना आपको ये ना लंबाई बढ़ेगा ना आयतन।
तो जब ये 3 तरह के लगेगा तो यहां प्रतिबल भी 3 तरह के लगेगा। प्रतिबल चाह रहा है कि वो अपना स्थिति में रहे, बदले नहीं। विरूपक बल चाह रहा है कि उसको हम बदल दें, लेकिन प्रतिबल चाह रहा है कि हम उसको नहीं बदले। तो यहां पर जो सिंपल नाम याद रखना है भैया, और कुछ नहीं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल इसको बोला जाता है। जहां पर अनुदैर्ध्य विकृति होता है तो वहां पर जो बल लगता है प्रतिबल, उस प्रतिबल का नाम है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और ये जलीय या अभिलंब प्रतिबल बोला जाता है जब आयतन विकृति होगा तो। और यहां पर अपरूपण प्रतिबल बोला जाता है, अपरूपण प्रतिबल। सब जगह प्रतिबल है तो प्रतिबल यहां भी अनुदैर्ध्य हो चाहे जलीय हो, प्रतिबल है तो प्रतिबल का मात्रक वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। प्रतिबल कोई दिक्कत प्रतिबल में? प्रतिबल क्या करता है, ठीक है, बचाता है लंबा होने से यानी सिकुड़ने होने से, विरोध करता है, ठीक है। वह क्या करता है, विरोध करता है ना, कि भाई हमें लंबा मत करो, हमें छोटा मत करो, हमें मत दबाओ। वही स्थिति में आना चाहता है कौन, प्रतिबल। और यही गुण को क्या बोला जाता है, प्रत्यास्था। खैर अब एक और समझना है, यंग गुणांक। ये भी आसान है, देखिएगा समझिएगा यंग गुणांक। देखो यार, इसमें इसके पहले समझना पड़ेगा हुक का नियम। हुक जी आएंगे, देखिए हुक। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। देखिए मैथ का चीज है। समानुपाती मतलब क्या होता है, जैसे कि समानुपात मतलब कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि प्रतिबल यहां पर 10 न्यूटन है, विकृति का कोई मात्रक तो मान लेते हैं इसका मात्र 10 है, यहां पर मान लेते हैं 15 है। यहां पर मान लेते हैं कि जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है, फिर ये मान लेते हैं आगे बढ़ेगा, ये 15 होगा, तो ये कुछ और होगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये बढ़ता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनुकर्मानुपाती है, समानुपाती है, ये बोला जाता है। अनुकर्मानुपाती है या समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। अब इसको अगर आप इधर लाते हैं, देखिए मेरे भाई, प्रतिबल, प्रतिबल, ठीक है, बटा विकृति, तो एक आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट विद्यार्थी रोकने के लिए होता है, स्थिर करने के लिए होता है, ठीक है, कि इसका कुछ मान होगा, इसका कुछ मान होगा, प्रतिबल और ये विकृति, ठीक है, ये आपका कुछ मान होगा। अब दिमाग में रखिएगा कि अलग अलग पदार्थों का ये जो प्रत्यास्था गुणांक है ई, वो अलग अलग होता है। सब में प्रतिबल अलग अलग लगेगा, सबका तो अलग अलग होता है, ठीक है, सबका प्रतिबल। अभी हम रबड़ बताएंगे और स्टील, ठीक है, इस्पात, उसमें कौन सबसे ज्यादा आपका बताएंगे कि सबसे ज्यादा कौन उसमें प्रत्यास्थ है, ठीक है, उस चीज को समझेंगे प्रत्यास्था किसकी ज्यादा है। तो खैर प्रतिबल, ठीक है, तो प्रतिबल बटा विकृति क्या हो गया, प्रत्यास्था गुणांक हो गया, ठीक है, स्थिर करने के लिए लिया जाता है। तो यही चीज अगर हम यहां पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति करें, देखिए अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, समझिएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है। तो काहे आसान है, समझो ना यार, ये यहां से आ रहा है प्रतिबल बटा, प्रतिबल को विकृति नीचे लाए तो बराबर में ई करके कोई कांस्टेंट लिए, ठीक है, तो प्रतिबल, प्रतिबल यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल यहां फिट कर दीजिए, विकृति है तो अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति फिट कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये इसका नाम हो गया यंग गुणांक। क्या हो गया, यंग गुणांक। यहां पर प्रत्यास्था गुणांक। उसी प्रकार मेरे भाई यहां पर अगर हम कहेंगे, ठीक है, यहां प्रतिबल है मतलब अभिलंब प्रतिबल या जलीय प्रतिबल बटा आयतन विकृति, तो ये हो जाएगा आयतन गुणांक। आयतन गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल, आयतन गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल, क्योंकि इसमें अभिलंब प्रतिबल लगेगा, जलीय प्रतिबल लगेगा, तो आयतन गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अपरूपण गुणांक बराबर, अपरूपण गुणांक बराबर क्या कहेंगे, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण है तो अपरूपण, यहां भी अनुदैर्ध्य था तो अनुदैर्ध्य, यहां पर थोड़ा सा नाम खाली सिर्फ चेंज हो रहा है, समझिएगा, याद रखिएगा, दिमाग बहुत आसान है। तो अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रतिबल, प्रतिबल जो है वो विकृति के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपाती होगा, ठीक है, प्रतिबल जितना ज्यादा होगा विकृति उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अपरूपण गुणांक, ठीक है, अपरूपण गुणांक यानी यहां से डायरेक्ट आपको सेट करके रख देना है, ठीक है, क्या है, तो ये आपका प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति को आप बोलेंगे प्रत्यास्था गुणांक,
तो यहां पर प्रतिबल यानी आप अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति करेंगे तो आपको अपरूपण गुणांक आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे सारा। अब आप एक बात बता रहे हैं, ठीक है, वो समझिएगा। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस्पात देखे होंगे और एक रबड़, ये दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिसिटी है, किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब कि कौन ज्यादा प्रत्यास्थता किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है, प्रत्यास्थता किसकी ज्यादा है, रबड़ का या इस्पात का। तो समझिएगा, जब विरूपक बल लगता है, विरूपक बल लगता है तो उसके आकार को चेंज करता है, ठीक है, उसकी लंबाई हो या आयतन हो या आकृति को चेंज करता है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, इस्पात को मान लेते इस्पात है और इसको ऐसे करके आप झुका रहे हैं, इस्पात को ऐसे झुका रहे हैं, ठीक है, ऐसे झुका रहे हैं, तो वो अब देखिए विरूपक बल लगा तो अंदर से जो प्रतिबल है, ठीक है, उसको लाने की कोशिश करेगा तो उसका एकदम इस्पात जो होता है वो तुरंत सीधा हो जाएगा, इस्पात को आप टेढ़ा किए तो तुरंत। लेकिन रबड़ में क्या है कि रबड़ को आप ऐसे झुकाएं तो वो धीरे से अपना पूर्व वाला स्थिति में आएगा, धीरे से अपना पूर्व वाला स्थिति में आएगा। कहने का मतलब है कि जो इस्पात है वो तुरंत अपना पूर्व स्थिति जो रहता है, जैसा रहता है वैसा आने की कोशिश जल्दी करता है, लेकिन रबड़ लेट से करता है। इसीलिए जो जल्दी अपना, ठीक है, स्थिति को अपना जो जिसका रूप था उस रूप में आने की कोशिश करता है और जो जल्दी आ जाता है, इसीलिए इस्पात को हम अधिक प्रत्यास्थ कहते हैं, ठीक है। तो इस्पात और रबड़ में कौन सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, ठीक है, इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, तो याद रखिएगा इस्पात का, रबड़ का नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए, ठीक है। तो बस आज इतना ही, ठीक है, चलिए।